गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, दूसरा है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा है आपका कार्बन और पांचवा है आपका पेरियोडिक टेबल, और छठा है एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे हम लोग फिजिक्स में एनर्जी पढ़े थे, वहाँ भी एक एनर्जी है जिसमें हम लोग एनर्जी के रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़। तो ये जो 5-6 चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पर एक, और इन सभी चैप्टर्स को एकदम डीपली डेप्थ में आपको पढ़ना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप 9th और 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आगे आपको किसी भी कंपटीशन में प्रॉब्लम्स हों। क्योंकि यदि आपका 9th और 10th का केमिस्ट्री बहुत बेहतर है तो आप 11th और 12th केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ट्रैप कर पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। और जब आप समझ जाते हो 11th 12th केमिस्ट्री को, तो उसके बाद तो कोई भी कंपटीशन आता है, क्लर्क से लेकर के आप जेई हो, मेंस हो, नीट हो, या फिर आपका यूपीएससी हो, बीपीएससी, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ऐसा हम मानते हैं क्योंकि हमने ऐसा देखा है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आज ये 10th का सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसे आप खूब इंजॉय करें, इसे आप पूरी तरीक़ा से समझें, इसका आप एक सुंदर सा नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद आप उसका बार बार स्टडी करें। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री के सेशन में, वो स्टार्ट हो रहा है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज का जो सेशन है, पहला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे केमिस्ट्री बुक में सीरियली है पहले केमिकल रिएक्शन, लेकिन हम एक अपने स्तर से आपको पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और आप मेरे केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। ओके, तो सबसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें 3 वर्ड है, एक है आपका एसिड, दूसरा है आपका बेस और तीसरा है आपका सॉल्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं अम्ल, ये है आपका क्षार, लेकिन अभी इसको क्षार नहीं बोलते, इसको क्षारक बोलते हैं, जिसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं भस्म, ठीक। और तीसरा है आपका लवण। ये 3 वर्ड, इसी 3 वर्ड को समझना है इस चैप्टर में। इसी 3 वर्ड को समझना है कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है। एक वर्ड बनता है क्षारक से, एक वर्ड बनता है जिसका नाम है क्षार क्या है, और तीसरा है लवण क्या है। इस तीनों वर्ड को ही हम लोग इस पूरे स्टार में समझेंगे, इस पूरे टॉपिक में समझेंगे, और ये समझेंगे कुछ अम्ल है उसका यूज क्या होता है, कुछ क्षार है उसका यूज क्या होता है, लवण का यूज क्या होता है, अम्ल कितने प्रकार का, क्षार कितने प्रकार का, अम्ल की क्या अवस्था है, वगैरह वगैरह हम लोग देखेंगे। ओके, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं अम्ल के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या है। तो आप बचपन में सुने होंगे, ये जो आपका अम्ल है, अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं आप एसिड, ठीक। और ये जो एसिड है ये एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है एसिडस। क्या नाम है? एसिडस। तो ये जो आपका एसिड वर्ड है वो किससे बना है? वो बना है एसिडस से। और इस एसिडस का मतलब होता है हमारे हिंदी लैंग्वेज में खट्टा। कैसा होगा? खट्टा होगा। तो इसका मतलब अम्ल कैसा होता है? तो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है। एकदम लाइन टू लाइन समझिएगा और लाइन टू लाइन आप एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप लाइन टू लाइन सुनेंगे और इसका एक सुंदर सा नोट्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि लैटिन शब्द एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा। इसीलिए आपने एसिडस में से एक वर्ड निकाला जिसका नाम आपने क्या बोला? एसिड, ठीक है। मतलब क्या हो गया? अम्ल। तो अम्ल कैसा होगा? स्वाद में खट्टा होगा। तो आज का पहला स्टार है कि ये स्वाद में कैसा होगा? खट्टा होगा। नंबर 1, अम्ल किसे कहते हैं? तो लिखेंगे अम्ल वैसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा हो। कंप्लीट। दूसरा स्टार, अम्ल जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या बोले? अम्ल क्या होता है? वो विद्युत का सुचालक होता है और ये ऊष्मा का भी सुचालक होता है। इसीलिए हम विद्युत के सुचालक को मिटा के केवल ये बोलते हैं कि अम्ल जो है वो सुचालक है, चाहे वो विद्युत का हो या ऊष्मा का हो। लेकिन सभी अम्ल सुचालक नहीं होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमने एक हिंट्स दिया है अभी आपको कि अम्ल जो होगा वो कैसा होगा? सुचालक होगा, ठीक है। केमिस्ट्री चल रहा है, गजब का मजा लेंगे आप। तो आपने क्या बोला? अम्ल कैसा होता है? सुचालक होता है। कंप्लीट। तीसरा स्टार हम लोग को जानना है कि अम्ल जो है इस प्रकृति में अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या बोले हम?
अम्ल जो है प्रकृति में अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। तो अगला जो हेडिंग देंगे वो आप देंगे अम्ल की अवस्था। अगला हेडिंग क्या दिया आपने? अम्ल की अवस्था। अम्ल जो है प्रकृति में तीनों अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस। अम्ल जो है प्रकृति में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जो गैस अवस्था में पाया जाता है। जैसे देखिए, इसका मतलब अम्ल की अवस्था का मतलब जो है कि अम्ल अम्ल किसे बोलेंगे? जो स्वाद में खट्टा हो, जो विद्युत या उष्मा का सुचालक हो। अम्ल जो है वो सभी अवस्था में पाया जाता है। तो हम लोग क्या बोले कि अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टा। स्वाद में खट्टापन कैसे पता चलता है? तो स्वाद में खट्टापन तब पता चलता है जब आप उसको उठा करके मुंह में लेंगे। तो जैसे ही आप उठा करके मुंह में लेंगे तो अगर टेस्ट खट्टा है तो आपने क्या देखा कि वो जो अम्ल है वो उस पदार्थ को आपने अम्ल कहा। फिर दूसरा कुछ चेक करना है तो मुंह में लिए तो पता चला कि खट्टा लगा, हाँ अम्ल है। तीसरा मुंह में लिए खट्टा नहीं है, नहीं अम्ल नहीं है। लेकिन वो मुंह में लेते समय कुछ प्रॉब्लम हो गया कि कुछ ऐसे अम्ल थे जो खट्टा नहीं थे लेकिन वो अम्ल थे। कुछ ऐसे अम्ल थे जो खट्टा थे लेकिन वो विषैले थे, जैसे कार्बोलिक अम्ल। कार्बोनिक नहीं, कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल था जो बहुत विषैला होता है, अगर उससे मुंह में लिया जाए तो अकस्मात तो कुछ आपके साथ घटना हो सकती है। इसीलिए बाद में हम लोगों ने क्या किया कि ये मुंह में लेने वाला जो कार्यक्रम है उसको बंद किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर अलग अलग पैमाना बना, उसके बाद आपने इंडिकेटर बनाया, फिर पीएच स्केल बनाया, फिर आपने कुछ जैसे गोभी का पत्ता, नींबू का पत्ता, हल्दी का पत्ता, ये सभी यूज किया अम्ल को चेक करने के लिए। कुछ गंध यूज किया आपने अम्ल को चेक करने के लिए। तो बहुत सारा आपने एक स्केल बनाया अम्ल को की अम्लीयता को प्रदर्शित करने के लिए। ओके, तो कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विषैला होता है, जैसे कार्बोलिक अम्ल। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब कि अगर आप उस एसिड को अपने हाथ पे ले लो तो आपका हाथ जला देगा। अगर आपने उसे किसी वस्तु पे डाल दिया तो उसको वो खराब कर देगा, उसको जला देगा, बर्न हो जाएगा वो। तो ऐसे अम्ल में सबसे इंपॉर्टेंट है H2SO4। H2SO4 अम्ल अगर ओरिजिनल प्योर अम्ल हो, अम्ल प्योर का मतलब जिसमें आपने बाहर से पानी वानी ऐसा कुछ ना मिलाया हो, तो उसे बोलेंगे प्योर अम्ल। तो अगर कोई अम्ल प्योर है उसमें वो अम्ल बहुत ज़्यादा संक्षारक, कोरोसिव होता है। जैसे H2SO4 वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है। वो क्या करेगा कि अगर किसी, जैसे आपने स्किन पे डाल दिया तो वो जला देगा। बैटरी में H2SO4 डाला जाता है। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जिसका उपयोग हम लोग विस्फोटक बनाने में करते, से नाइट्रिक अम्ल HNO3, विस्फोटक बनाने में, कागज उगज बनाने में बहुत सारा उसका एक यूज है उसका। तो अम्ल जो है वो अलग अलग प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अम्ल प्रकृति में सभी अवस्था, तीनों अवस्था में पाया जाता है। कुछ अम्ल ऐसे हैं जो ठोस हैं, कुछ अम्ल ऐसे हैं जो द्रव हैं, कुछ अम्ल ऐसे हैं जो गैस हैं। तो देखेंगे आप, तो सबसे पहले अम्ल ठोस अवस्था में। इसके लिए अगर आपको याद रखनी है तो हमने एक ट्रिक बनाया था, उसमें लिखा था आशा को मत टालो। आशा को मत टालो क्योंकि यह ठोस होता है, क्योंकि यह ठोस होता है। देखेंगे आप, एक कहानी है कि हम लोगों के मन में एक आशा रहती है कुछ पाने की, उसी प्रकार तो उसको टालिए मत, वो आपके दिल में बैठेगा। कैसे बैठेगा? जैसे ठोस किसी जगह पे बैठ जाता है। तो एक ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, आशा को मत टालो क्योंकि यह कैसा होता है? ठोस होता है। फिर से, आशा को क्या करिए? टालिए कि मत टालिए? मत टालिए। क्यों? क्योंकि यह ठोस होता है। देखेंगे आप, तो आ का मतलब है ऑक्जेलिक अम्ल। आ का मतलब क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। आ का मतलब ऑक्जेलिक। सा का मतलब साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, सा का मतलब क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। ये टा का मतलब होता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। और लॉ का मतलब होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ये सभी जो अम्ल हैं, ये सभी अम्ल, ये सभी कैसा होता है? ठोस होता है। क्या बोले? हमने कहा आशा को मत टालो। क्यों नहीं टालो? क्योंकि यह ठोस होता है। कौन कौन ठोस होता है? जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सभी कैसा होता है? ठोस होता है। कंप्लीट। दूसरा, द्रव। कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे जैसे दूसरा हो गया आपका द्रव। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, सनाई बैठी एसी में, सनाई बैठी एसी में द्रव लेकर। एक सनाई नाम की लड़की है जो एसी में बैठ गई, क्या लेकर? द्रव लेकर। देखेंगे, 100 से सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। नाई से नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और एसी से एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल। ये जो तीनों है, ये तीनों किस अवस्था में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में। क्या बोले?
कुछ ऐसे अम्ल हैं जो ठोस अवस्था में, कुछ ऐसे सनाई बैठी एसी में द्रव लेकर, कुछ ऐसे अम्ल हैं जो किस अवस्था में पाया जाएगा, द्रव अवस्था में। कौन कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सभी कैसा होता है, ये सभी द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका गैस अवस्था में। तो कुछ ऐसे भी अम्ल हैं जो गैस अवस्था में पाया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो आपका HCl है, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में कि HCl अम्ल है या क्षार है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे, शुष्क HCl अम्ल है या नहीं। दूसरा, एक्वस HCl अम्ल है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, अगर शुष्क HCl मतलब सूखा हुआ HCl है, ड्राई HCl है, ड्राई HCl का मतलब जिसमें पानी का अंश ना हो, तो यदि HCl अगर ये ड्राई HCl होगा, मतलब इसमें यदि पानी का अंश नहीं होगा, तो ये अम्ल के तरह व्यवहार नहीं करेगा। यहाँ से समझिए सर, HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और किस अवस्था में है, गैस की अवस्था में। सर इसका pH का मान 1 होता है, HNO3 उसका नाइट्रिक अम्ल, HNO3 pH का मान 1 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल pH का मान 1.5 होता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसका pH का मान सबसे अधिक, pH पे आ गए, अभी pH पे जाने में बहुत लेट है, तो वैसे उतना आप जानते होंगे। तो गैस है ये, HCl किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। ड्राई HCl अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। तब कौन करेगा, एक्वस HCl जो होता है, एक्वस HCl ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है, ये अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करता है। अर्थात अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी पदार्थ के लिए जल की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई पदार्थ जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बिना जल का अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये जो आपका अम्ल, ये एक्वस HCl है, ये बिना जल का अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, और ये प्रबल अम्ल है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये था कि ये जो आपका अम्ल है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो अम्ल वैसा पदार्थ है जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, जो नीले लिटमस को लाल करता हो, जो अम्ल क्षार को उदासीन, वगैरह वगैरह ढेर कहानी है, अभी उधर नहीं जाना है। अभी केवल एक परिभाषा है, अम्ल क्या है, जो स्वाद में खट्टा हो। लेकिन फिर अम्ल को अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया, अम्ल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया। दूसरा हेडिंग देंगे आप, आर्हेनियस का अम्ल। दूसरा हेडिंग आप देंगे मेरे साथ, आर्हेनियस का अम्ल। एकदम लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आप कॉपी में। दूसरा स्टार क्या है, दूसरा स्टार है आर्हेनियस का अम्ल। आर्हेनियस, यहाँ से ऑब्जेक्टिव, आर्हेनियस का अम्ल, यहाँ से कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव बहुत मिलता है कि इनमें से कौन आर्हेनियस का अम्ल है। इसको जरा गौर से देखिएगा। आर्हेनियस का कहना था, ये आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है, इसका कहना था कि वैसे पदार्थ अम्ल हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। वैसे पदार्थ अम्ल हैं, हम आपको दिख रहे हैं, अच्छा एक बार चेक करते। वैसे पदार्थ अम्ल हैं, हाँ हम आपको दिख रहे होंगे, वैसे पदार्थ अम्ल हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या बोले, आर्हेनियस का कहना क्या है, वैसे पदार्थ अम्ल है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। जैसे यहाँ देखिए HCl, इसके साथ अगर या तो आप इसके साथ जल लिखिए, अगर ये लिखने में आप थोड़ा सा मज़ा, कंफर्ट फील नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप AQ लिख दीजिए। इसका मतलब जल एक्वस है। एक्वस का मतलब जिसमें एक्वा मतलब पानी, ठीक, जिसमें आपने जल मिला दिया, पानी मिला दिया, पानी जल दो नहीं, तो आपने क्या किया, उसमें जल मिला दिया, पानी मिला दिया, तब वो क्या बनेगा, वो बनेगा H+ में और Cl- में। ये क्या हुआ, Cl- में टूट गया। तो इधर क्या है, उधर आप ध्यान मत दो। ये जो H+ आयन दिया, तो जो भी पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देगा उसे आप क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो HCl क्या होगा, अम्ल होगा। जैसे आपके पास है H2SO4, H2SO4, इसको अगर आपने जल में डाल दिया तो ये क्या होगा, ये टूटता है 2H+ + SO4 ठीक है। देखिए टूटने के बाद 2 गो H+ दिया, अच्छा 2 गो दिया तो और खराबी नहीं है, बढ़िया बात है। तो आपने क्या बोला, ये H+ आयन दिया तो H2SO4 क्या होगा, अम्ल होगा। ओके, तो जैसे आपके पास HNO3 है, आपने क्या किया, इसको जल में डाल दिया, मतलब एक्वस कर दिया, तो ये बनेगा H+ + NO3-। देखिए आप, अर्थात वैसे पदार्थ, आर्हेनियस का कहना है, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या आपने लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया। नेक्स्ट,
अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, एकदम मजेदार क्वेश्चन, वो देखिए आप, अगर आप समझिएगा बात को यहाँ से, यदि H2SO4 है, ठीक है, इसको अगर आप जल में देंगे तो अभी हम लोग क्या लिखे थे, अभी हम लोग लिखे थे कि ये टूटेगा 2H प्लस HSO4 लेकिन ऐसा मत समझिए कि आपने जल में डाला फुट से टूट गया, नहीं, ये जो टूटने की प्रक्रिया है, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ये स्लो होता है। तो ये पहले ऐसे टूटता है, पहले एक H प्लस निकल गया और साथ में क्या बचा, HSO4, अभी भी ये पानी में ही है। फिर क्या होगा, ये जो HSO4 है ये फिर टूट जाएगा H प्लस में और SO4 डबल माइनस में, ठीक है। इसका मतलब H2SO4 ऐसे टूटता है, H2SO4 ये ऐसे 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 टूटेगा, इसके बाद बनेगा HSO4 और उसके बाद बनेगा SO4 डबल माइनस, ऐसा बन गया। ये अम्ल टूट करके एक H प्लस यहाँ दे दिया, फिर ये अम्ल टूट करके H प्लस यहाँ दे दिया, समझिएगा। सर किसी भी अम्ल में से H प्लस आयन जैसे जैसे निकलता है उसकी अम्लीयता, उस अम्ल की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर से, किसी भी अम्ल में से जब H प्लस आयन निकलने लगता है तो उसकी अम्लीयता, अम्लीयता मतलब होता है एसिडिटी, मतलब अम्ल की ताकत, उसकी जो अम्लीयता है वो कम होने लगती है। तो जब किसी में अम्लीयता कम होने लगती है, इसका मतलब है उसमें क्षारीयता बढ़ने लगती है। फिर समझिए, अगर किसी, जैसे हमारे में अच्छे गुण जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर बुरे गुण आ रहे हैं। उसी प्रकार यदि हमारी अम्लीयता जा रही है, खत्म हो रही है, मतलब मेरी क्षारीयता बढ़ रही है। तो क्या कहना हुआ, जैसे अब अम्ल की अम्लीयता कम कैसे होती है, जैसे जैसे वो अपना अम्लीयता कैरेक्टर खत्म करता है। अम्लीयता कैरेक्टर खत्म करने का मतलब जैसे जैसे वो H प्लस आयन देने लगता है, जैसे जैसे वो H प्लस आयन देने लगता है, उसके अंदर से जो एसिडिटी है वो कम होने लगती है। इसका मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये कंपटीशन के लिए क्वेश्चन एसिड बेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए। तो क्या बोला आपने, ये H2SO4 जो है, ये इसमें से H प्लस निकला, तो इसका मतलब है इसकी अम्लीयता इधर के तरफ घट रही है। क्या हो रही है, अम्लीयता, अम्लीयता कम हो रही है, अम्लीयता कम हो रही है। बताइए, H2SO4, HSO4 SO4 डबल में सबसे अधिक एसिड किसका है, एसिडिटी, तो H2SO4 का, उसके बाद HSO4 का, उसके बाद SO4 का। तो इधर के तरफ अम्लीयता कम हो रही है, इसका मतलब इधर के तरफ अम्लीयता कम हो रही है। तो जिधर अम्लीयता कम हो रही है तो क्षारीयता क्या होगा, बढ़ रही है। इसका मतलब क्षारीयता, इसका मतलब क्षारीयता बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, क्षारीयता बढ़ रही है, अम्लीयता कम हो रही है। इसका मतलब H2SO4, HSO4 SO4 डबल माइनस, सबसे अधिक बेसिसिटी किसका होगा, एसिडिटी नहीं, बेसिसिटी। तो सबसे अधिक बेसिसिटी होगा SO4 डबल माइनस का, उसके बाद होगा HSO4 का, और उसके बाद सबसे कम होगा किसका, H2SO4 का। तो इधर से इधर जाने पर अम्लीयता कम हो रही है और क्षारीयता बढ़ रही है। अर्थात जैसे जैसे H प्लस निकलता है वैसे वैसे अम्लीयता कम होती है, और जैसे अम्लीयता कम होती है उसकी क्षारीयता बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो जैसे आपके पास है HCl, तो ये कैसे टूटेगा, पानी में डाल दिए, पानी में है तो ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये क्या था, एसिड था, HCl एक्वस क्या है, एसिड है। तो एसिड जब टूटता है तो उसके साथ जो एनायन बनता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस, समझिएगा। अगर कोई एसिड टूटता है तो उसके साथ जो एनायन बनता है, अगर जब कोई एसिड पानी में डालने से टूटता है तो उसके साथ जो एनायन बनेगा उसे बोलेंगे कंजुगेट बेस। ओके, क्या बोलेंगे उसको, कंजुगेट बेस। जैसे आप देखिए, बताइए कि H2SO4 का कंजुगेट बेस कौन होगा, H2SO4 का कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा HSO4 माइनस, ठीक है। इसका कंजुगेट होगा SO4 डबल माइनस। मतलब क्या, H हाइड्रोजन निकलने के बाद जो बचता है, जो एनायन बनता है वो कंजुगेट है। तो H2SO4 का कंजुगेट ये भी है और कंजुगेट ये भी है। ओके, बताइए HBr का कंजुगेट कौन होगा, तो HBr का कंजुगेट हो जाएगा जो एनायन बनेगा Br माइनस, ठीक है। तो ये क्या है, कंजुगेट बेस है, ये क्षार है, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। इस अम्ल का ये क्षार है,
जैसे आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा H+I-, तो ये क्या है कंजुगेट बेस है। ठीक है, तो बताइए अम्ल को कंजुगेट बेस कैसे बनाते हैं? अम्ल को अगर कोई अम्ल दे दिया उसका कंजुगेट बेस कैसे बनाइएगा? तो उसमें से आप H+ आयन निकाल दीजिएगा, जो एनायन बच गया वो कंजुगेट बेस है। अब इसका उल्टा चलिए, अगर कोई कंजुगेट बेस है तो आप उसका अम्ल कैसे बनाइएगा? आप उसमें H+ आयन डाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ आ रहा होगा। आपने क्या बोला कि अगर कोई कंजुगेट बनानी हो, अम्ल का कंजुगेट बेस बनानी हो तो अरे एसिड ही तो बेस बनाएगा, तो क्या करेंगे उस एसिड में से H निकाल लेंगे, तो जो बच गया वो कंजुगेट बेस बन गया। अगर कोई कंजुगेट बेस दिया हुआ है तो उसका कंजुगेट एसिड कैसे बनाइएगा? कंजुगेट एसिड कैसे? उसमें आप क्या करेंगे H+ आयन डाल देंगे। तो बताइए कि HiBr- कहीं दिया हुआ है, बताइए। क्वेश्चन है अगला, Cl- का कंजुगेट एसिड कौन होगा? क्या करेंगे आप इसमें H+ डाल देंगे, तो Cl- को जब आप H+ डालेंगे तो क्या बनेगा HCl। अब आ गया समझ में? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा Br- का कंजुगेट एसिड कौन होगा? बताइए कौन होगा? तो क्या करिएगा आप इसमें क्या करेंगे H+ डाल देंगे, क्या बनेगा HBr बनेगा। ओके, तो बताइए आप SO4 का कंजुगेट एसिड कौन होगा? क्या करेंगे आप H+ डाल देंगे, SO4 प्लस H+, बोलिए क्या बनेगा? बनेगा SO4-। ये हो गया इसका कंजुगेट एसिड। बताइए अगला क्वेश्चन, HSO4- है आपके पास, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? कंजुगेट बड़का वर्ड है इसलिए हम लिखते नहीं, आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। तो क्या करेंगे आप SO4- है, इसको क्या करिएगा H+ दे दीजिएगा, तो बताइए क्या बनेगा H2SO4 बनेगा। क्या आगे भी हमको बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये क्या था, इसमें दो चीज समझाए, एक समझाए आर्हेनियस का अम्ल, उसके बाद कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, कंजुगेट बेस कैसे बनता है। क्या समझ में आएगा? ओके चलिए आगे। आर्हेनियस के बाद एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। तो अगला हेडिंग दीजिए, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का अम्ल। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का अम्ल, अगला हेडिंग है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का अम्ल। इस बार किसका अम्ल देख रहे हैं हम लोग? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है, एक ब्रॉन्स्टेड साहब एक लॉरी साहब है। तो उसका अम्ल, वो अम्ल को कैसे परिभाषित किए? इनका कहना है, आपको याद होगा कि हम लोग H+ आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इनका कहना होगा कि दुनिया में वैसे सभी पदार्थ जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो अम्ल है। क्या बोला? दुनिया में वैसे सभी पदार्थ, H+ को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि H+ जो होता है वो प्रोटॉन के सदृश होता है। इसका मतलब इनका कहना हुआ कि दुनिया के वैसे सभी पदार्थ जो प्रोटॉन डोनर होगा उसे क्या बोलेंगे? अम्ल कहेंगे। दुनिया के वैसे सभी पदार्थ जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसे आप क्या बोलिएगा? अम्ल बोलेंगे। ओके, इसका मतलब जो भी प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर, डोनर मतलब त्याग करने वाला, प्रोटॉन डोनर को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये किसका परिभाषा है? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का। आप भी यही मत लिख देना, आप लिखना कि वैसे पदार्थ जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसे क्या बोलेंगे? उसे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का अम्ल कहेंगे। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का अम्ल है? H+ आयन देने वाला, प्रोटॉन डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो किसको टिक करेंगे आप टिक करेंगे जो प्रोटॉन को डोनेट करता हो। H+ आयन डोनेट करने वाला, H+ प्रोटॉन जैसा है लेकिन H+ डोनेट तब करता है जब उसको आप जल में डालते हैं। ये जल में डालने की बात नहीं कहते, ये कहते जो भी प्रोटॉन देता है वो क्या होगा? जैसे HCl, तो HCl जब होगा तो वो टूटेगा H+ में, Cl- में प्रोटॉन दिया, तो ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा? ये होगा आपका ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का अम्ल। जैसे आपका हो गया HNO3, ये टूट गया H+ में, NO3- में। ठीक, तीसरा H2SO4, ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा 2H+ में प्लस SO4 में। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी इसमें जल में देने की बात नहीं किए हैं, ये सभी प्रोटॉन डोनेट किया। ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का अम्ल कहलाएंगे। कंप्लीट। तो ये किसका था? ये था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का अम्ल। तीसरा हेडिंग दीजिए आप। अगला है लेविस का अम्ल। लेविस का अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोले हम? लेविस का अम्ल। लेविस जो है, ये लेविस अपना एक डॉट स्ट्रक्चर दिए थे जो हम आपको 9th के केमिस्ट्री में डील करेंगे, वहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। तो लेविस का अम्ल, ये लेविस क्या बोलते हैं? इनका कहना था कि वैसे पदार्थ जो
लोन पेयर ग्रहण करता है। फिर समझिएगा इनका क्या कहना है। इनका कहना है वैसे पदार्थ जो लोन पेयर ग्रहण करता है, वैसे पदार्थ जो लोन पेयर ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लेविस का अम्ल। क्या लिखिए, वैसे पदार्थ जो लोन पेयर, उस क्या 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 बोलेंगे, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लिया उसे बोलेंगे बॉन्ड पेयर, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर मतलब जोड़ा होता है। तो किसी भी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है मतलब जोड़ा है, पेयर में है, इसीलिए उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो भी पेयर में होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। जो बॉन्डिंग के अलावा जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसका नाम क्या है, लोन पेयर। जो बॉन्ड में भाग ले लिया उसका नाम क्या, बॉन्ड पेयर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि लेविस का क्या कहना है कि वैसे पदार्थ जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो लोन पेयर को ग्रहण करता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है लेविस का अम्ल। ओके, तो उसको आप क्या बोलेंगे, लेविस का अम्ल। तो आपने क्या बोला, एक जो भी पदार्थ ये लोन पेयर को ग्रहण करेगा उसे आप क्या बोलेंगे, लेविस का अम्ल कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन लेविस का अम्ल है। पहला हाइड्रोजन देने वाला, दूसरा प्रोटॉन देने वाला, तीसरा लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला। तो किसे बोलेंगे, जो भी पदार्थ लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे आप क्या बोलेंगे, लेविस का अम्ल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला आप पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। अगला हेडिंग है अम्ल के प्रकार। देखेंगे सर अम्ल को अलग अलग आधार पे बांटा जाता है, अलग अलग आधार पे। तो पहला आधार है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर। पहला क्या है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के उपस्थिति के आधार पर। तो अम्ल के प्रकार में सबसे पहला आधार क्या है, सबसे पहला आधार है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर। इसमें सबसे पहला होता है ऑक्सी अम्ल। क्या बोले, पहला कौन होगा, ऑक्सी अम्ल। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी कंपटीशन आप दें, ऑक्सी अम्ल, ठीक है। और दूसरा होता है हाइड्रा अम्ल। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका हाइड्रा अम्ल। पहला कौन हो गया, ऑक्सी अम्ल, और दूसरा कौन है, हाइड्रा अम्ल। अब देखिए ऑक्सी अम्ल क्या, हाइड्रा अम्ल क्या है। वैसे पदार्थ या वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो, वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो, वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो उसे बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। और वैसे अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे बोलेंगे हाइड्रा अम्ल। क्या बोले, वैसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी अम्ल। जिसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे हाइड्रा अम्ल। दोनों को परिभाषित कर दिए। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे H2SO4, गौर कीजिए तो क्या इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, हाँ है, तो ये कैसा हो गया, ऑक्सीजन। देखिए ना, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। दूसरा जैसे HNO3, गौर कीजिए तो हाँ, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है जी। जैसे H2CO3, देखिए तो हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। अच्छा, CH3COOH, देखिए तो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ऐसा जो भी अम्ल होगा उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे कौन सा अम्ल, ऑक्सी अम्ल। जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो, जिसमें केवल हाइड्रोजन हो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रा अम्ल। जैसे HCl, देखिए तो क्या इसमें ऑक्सीजन है, नहीं है, तो ये कैसा है, केवल हाइड्रोजन है। सर अब बगल में आप बोलेंगे बगल में भी तो है, सर ये कंजुगेट बेस है, आपको बताए थे बगल में जो एनायन बनता है वो कंजुगेट बेस है, वो ये दिक्कत नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, तो केवल क्या देखिए हाइड्रोजन। जैसे HBr हो गया, हाइड्रोजन का ब्रोमाइड, क्या है इसमें, केवल हाइड्रोजन है, तो ये कैसा, हाइड्रा अम्ल है। जैसे HF, हाइड्रोजन का फ्लोराइड, क्या हो गया, केवल हाइड्रोजन है, तो ये कैसा होगा, हाइड्रा अम्ल है। जैसे आपका HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल, क्या है इसमें, केवल हाइड्रोजन है, इसीलिए ये भी कैसा है, ये भी हाइड्रा अम्ल है। तो क्या बोले, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। जिसमें केवल हाइड्रोजन हो उसका नाम क्या होगा, हाइड्रा अम्ल। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे हैं। यहाँ से कंपटीशन में 1 से 2 सवाल, कम से कम एक सवाल 100% आता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, चाहे आप कोई भी कंपटीशन देते हो। अम्ल के प्रकार, तो पहला क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उपस्थिति के आधार पर। दूसरा है प्रबलता के आधार पर।
दूसरा है प्रबलता के आधार पर, दूसरा है प्रबलता के आधार पर। क्या बात कर रहे हैं? दूसरा है प्रबलता के आधार पर। देखेंगे प्रबलता के आधार पर दो प्रकार का, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। तो इसमें दो प्रकार का, एक कौन हो गया? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, यह है प्रबल अम्ल, मतलब यह है स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल उसे क्या बोलेंगे? वीक एसिड। तो ये कैसा हो गया? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये कैसा है? ये है आपका वीक एसिड। इसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या बोला कि आपके पास H2SO4 है, देखिएगा H2SO4 है और ये जब इसको पानी में डाल दिए तो ये टूटता ऐसे है HSO4 माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस अर्थात विद्युत अपघटन। तो ये क्या है? जब आपने जल में दिया तो ये क्या हुआ? टूट गया, ये टूट गया। तो ये जो टूटा है तो हम लोगों को ये देखना है कि जैसे हम नहीं, हम उतने बड़े नहीं हैं। आप दानी हैं। आप दानी कब हैं? जब आप कुछ भी देने से बाज नहीं आते। आपके पास कम भी चीज़ है तो आप उसे, अगर कोई मांग दे तो आप उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगर कोई आदमी अगर भरपूर देने की कोशिश करता है तो उसे आप बड़े दानी समझते हैं। उसी प्रकार यदि H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके पास दान करने के लिए क्या है? तो इसके पास हाइड्रोजन है। तो अगर कोई आदमी दान भी दे और डर भी लगे कि नहीं थोड़ा छुपा के रखना है, तब वो प्योर दानी नहीं कहलाता है। उसी प्रकार ये जो आपका H2SO4 है, अगर ये अम्ल है तो ये क्या होगा? H प्लस आयन देगा। यदि H प्लस आयन देते समय अपने पास जितना H प्लस आयन है अगर वो टोटल दे दे, जितना उसके पास H प्लस आयन है अगर वो टोटल दे दे तो उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। देखिए क्या इसके पास टोटल दे दिया? नहीं, एगो रख लिया तो ये प्रबल नहीं है, अभी नहीं है। अगर ये दोनों दे देगा तो हम लोग तो पढ़े थे ये ऐसे टूटता है 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। इसका मतलब क्या है? ये दोनों H प्लस दे दिया आपको। इसीलिए वैसे अम्ल जो अपने सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है उसे क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। और जो विस्थापित नहीं कर सकता उसे बोलेंगे दुर्बल अम्ल। क्या बोले? वैसे अम्ल जो पूर्ण रूप से सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल और जो नहीं कर सकता उसे बोलेंगे दुर्बल अम्ल। या वैसे अम्ल जो हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से विस्थापित करता हो वो प्रबल अम्ल। वैसे अम्ल जो हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं करता हो उसे बोलेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है, क्या बोले? वैसे अम्ल जो हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से विस्थापित करता हो उसका नाम क्या है? प्रबल अम्ल। और जो नहीं करता उसका नाम दुर्बल अम्ल। तो यहां से भी क्वेश्चन, परिभाषा थोड़ी पूछेगा इनमें से कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल। जरा देखिएगा, जैसे में हो गया आपका एग्जाम्पल थोड़ा सा याद रखेंगे आप। जैसे हो गया आपका H2SO4, जैसे हो गया आपका HCl, जैसे हो गया आपका HNO3, जैसे हो गया आपका H2CO3 वगैरह। ये सभी जितने सारे अम्ल आप देखते हैं ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जैसे HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HClO4, ये सभी जो अम्ल हैं ये सभी कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसी में से आपको एक एग्जाम्पल में मिलेगा, इसी में से एक कंपटीशन में आपसे पूछेगा। और जो आपका वीक एसिड है, वीक एसिड, तो वीक एसिड देखिए जरा, वीक एसिड में हो गया आपका जैसे H2CO3, जैसे HClO3, ठीक है, जैसे HCN, जैसे CH3COOH। तो ये सभी जो एसिड हैं, HClO3 हो, HCN हो, CH3COH हो, तो ये सभी कैसा एसिड है? ये सभी दुर्बल अम्ल है। तो क्या बोले? एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो गया वीक एसिड। कंप्लीट। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सांद्रता के आधार पर। अम्ल को हम लोग सांद्रता के आधार पर भी बांटते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लोग देंगे, तीसरा पॉइंट होगा सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर, इस पर दो आधार बनता है। सांद्रता के आधार पर हम लोग अम्ल को दो भाग में बांटते हैं। बोले सांद्रता के आधार पर अम्ल को कितने भाग में? दो भाग में बांटा जाता है।
तो एक होता है तनु अम्ल, तनु अम्ल, और एक दूसरा होता है सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। एक कौन सा हो गया? तनु अम्ल, और एक हो गया सांद्र अम्ल। तनु अम्ल का मतलब होता है, तनु का मतलब जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया, 2 गिलास पानी ले लो आप, और एक में चीनी की मात्रा 100 ग्राम डालो और एक में चीनी की मात्रा 200 ग्राम डालो, डाल दिया। तो इसका मतलब है कि किस दोनों में 1 गिलास पानी है, लेकिन एक में चीनी की मात्रा 100 ग्राम है और एक में 200 ग्राम है। इसका मतलब किसमें चीनी की मात्रा अधिक है? तो 200 ग्राम वाले में। तो जिसमें चीनी की मात्रा अधिक है उसे बोलते हैं सांद्र। सांद्र मतलब होता है जिस भी चीज को आप मिलाते हैं उसकी मात्रा अधिक हो। तो यदि जल में अम्ल की मात्रा अधिक मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। यदि जल में अम्ल की मात्रा कम मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं तनु अम्ल। अर्थात यदि जल में अम्ल की मात्रा अधिक रखी जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल, और यदि जल में अम्ल की मात्रा कम रखी जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। तो तनु अम्ल किसे कहते हैं? तनु का मतलब हो गया अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा कम, कम, और सांद्र का मतलब हो गया अम्ल की मात्रा अधिक। यदि किसी विलयन में, यदि किसी विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा कम हो तो उस विलयन को क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। अगर किसी विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो तो उसे क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल। अगर किसी विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप क्या बोलेंगे? अधिक हो तो सांद्र अम्ल और कम हो तो तनु अम्ल। ओके, अब देखेंगे दूसरा। आप एक वर्ड हम लोग, एक टर्म समझेंगे। एक टर्म होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, इसी को बोलते हैं अम्लराज। एक्वारेजिया या क्या होता है? अम्लराज। ये देखिए अम्लराज क्या है? अम्लराज जो है 2 अम्ल का मिश्रण है, 2 अम्ल का मिश्रण है। कौन कौन? सांद्र HCl, सांद्र HCl और सांद्र H2SO4। जब देखिए आप सांद्र HCl, सांद्र मतलब HCl की मात्रा अधिक, और सांद्र H2SO4 का मतलब H2SO4 की मात्रा अधिक। जब आप इस दोनों अम्ल को 3:1, 3:1 मतलब क्या? 75% HCl और 25%, 3:1 का मतलब क्या? 75% जो है वो HCl और 25% जो है वो H2SO4 यदि आप मिलाते हैं तब जो एक मिश्रण तैयार होता है उसी मिश्रण का नाम है एक्वारेजिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, या अम्लराज। क्या बोलेंगे? उसको एक्वारेजिया भी कहते हैं या अम्लराज भी कहते हैं। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कभी कभी सुने होंगे कि सोनार जो है वो गहना चुरा लिया, तो वो क्या होता है? जैसे कि वो गहना को साफ करने के लिए जब वो इस एक्वस सॉल्यूशन में डालता है, इस सॉल्यूशन में एक्वारेजिया में डालता है, अम्लराज में डालता है, इसी को एक और टर्म बोलते हैं भवकता द्रव। इसी का एक और नाम है भवकता द्रव। भवकता द्रव जब इसमें डालता है तो सोने का कुछ भाग पिघल करके उस सॉल्यूशन में बैठ जाता है, जिसे वो बाद में निकाल लेता है। इस प्रकार से वो चोरी कर पाता है। तो ये भवकता द्रव कैसे बनता है? जब आप सांद्र HCl और सांद्र H2SO4 को 3:1 में जब आप मिला देते हैं तब जो उससे एक मिक्सचर तैयार होता है, एक मिश्रण बनता है, उसी मिश्रण का नाम क्या है? अम्लराज। इसका उपयोग क्या करते हैं आप गहनों को साफ करने में या फिर गहने को चमकाने में, इन सभी में आप इसका यूज करते हैं। ये कैसे बनेगा? जब आप सांद्र HCl और सांद्र H2SO4 को 3:1 में मिलाएंगे तब जो उससे एक मिश्रण तैयार होगा और उसी मिश्रण का नाम क्या होगा? एक्वारेजिया। ठीक है, या अम्लराज या भवकता द्रव। तो ये क्या था कि अम्ल क्या है, अम्ल कितने प्रकार का होता है, कौन कौन आधार पर अम्ल का ये प्रकार है। तो क्या हो गया? प्रबल अम्ल समझे, दुर्बल अम्ल समझे, तनु अम्ल समझे, सांद्र अम्ल समझे, वगैरह वगैरह। कंप्लीट। अब हम लोग कुछ टर्म समझते हैं बेस का। आइए, अब आप हेडिंग देंगे क्षारक, बेस या भस्म। तो अगला जो टर्म होगा वो होगा क्षारक का। तो अगला आप हेडिंग दो क्षारक। अगला हेडिंग है आपका क्षारक, जिसको हम लोग कहते हैं बेस। इसको जरा समझेंगे, क्षारक, या इसी को बोलते हैं भस्म। भस्म, ठीक है। बेस कहिए या क्षारक कहिए या भस्म कहिए। तो ये बेस क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि इसको भी आपने सबसे पहले टेस्ट ही किया। कैसे टेस्ट किया वो देखिए। आपने कहा कि वैसा बेस वैसा पदार्थ होगा, क्षारक उसको बोलेंगे, भस्म उसको बोलेंगे जिसका स्वाद कड़वा या तीखा हो। आपने क्या बोला? बेस क्या है? तो आपने बोला बेस वैसा पदार्थ है जो स्वाद में क्या हो? कड़वा हो या तीखा हो। तो इसको आप क्या बोलेंगे? बेस कहते हैं।
ठीक है। जो आपका प्रबल ये बेस होता है, क्षारक होता है, वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ये जो आपका भस्म या क्षारक होता है, इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। इसमें गुण है कि जैसे कि किसी भी पदार्थ पर, जैसे ये रॉड है, इस पे ग्रीस लग गया, इस पे ऑयल लग गया, तो उसको वो घुला देता है, उसको वो हटा देता है। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं ग्रीस या तेल हटाने में। ग्रीस या तेल हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? भस्म का। तो भस्म किसे बोलेंगे? जो स्वाद में कड़वा हो या तीखा हो, उसे भस्म कहा जाता है। और ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका उपयोग करते हैं ग्रीस या तेल हटाने में, इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ये बेस का। तो बेस का उपयोग आप किस में करते हैं? ग्रीस या तेल हटाने में बेस का उपयोग किया जाता है। कंप्लीट। तीसरा, ये जो बेस था, तो इसका बंटवारा किस आधार पे किया? उसके टेस्ट के आधार पर। तो आपने क्या बोला कि ये जो आपका बेस है, ये क्या होगा? इसका स्वाद तीखा होगा। लेकिन सभी बेस को आप मुंह में लेके चेक नहीं कर सकते। इसके लिए तब फिर से वही साइंटिस्ट लोगों ने कुछ अलग अलग प्रकार से बेस को डिफाइन किया। तो सबसे पहले आया आर्हेनियस का बेस। आर्हेनियस का बेस, इसका क्या कहना हुआ? वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर, जैसे NaOH, जब इसको जल में डाला गया तो जल में घुल करके ये OH माइनस आयन दिया। ठीक है, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देगा, उसे आप क्या बोलेंगे? वो क्या दे रहा था? H प्लस आयन। ये क्या देगा? OH माइनस आयन। तो इसका मतलब बेस जो होता है वो जल में घुलकर क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। उसे आप क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जैसे KOH, जब आप इसको जल में डालेंगे तो ये भी आपको क्या देगा? ये आपको OH माइनस आयन देगा। ठीक है, अगर आप MgOH का होल 2 यदि आप इसे जल में डालेंगे तो क्या देगा? Mg डबल प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये भी क्या दिया आपको? OH। तो जो भी पदार्थ OH माइनस आयन देगा जल में घुलकर, उसको क्या बोलेंगे? आर्हेनियस का बेस। अगला कौन था? अगला था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का बेस। अगला हेडिंग देंगे, लिखेंगे आप ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का बेस। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का बेस। ठीक है, इसमें क्या था? उसमें क्या था कि प्रोटॉन जो देगा, लेकिन इसमें क्या होगा? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो वैसे पदार्थ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का बेस बोलते हैं। जैसे Cl माइनस प्लस H प्लस, क्या बनेगा? HCl। तो ये क्या किया? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लिया? HCl। तो इसे क्या बोलेंगे? ये जो Cl माइनस है, ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का बेस है। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या बोला कि जो भी पदार्थ ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का बेस बोलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या था? किसका था तीसरा पॉइंट? लेविस का बेस। तीसरा पॉइंट था लेविस का बेस। लेविस का बेस या लेविस का भस्म। लेविस का बेस या लेविस का भस्म या लेविस का क्षारक। तो लेविस का क्षारक क्या? उसमें क्या था? लेविस के अम्ल में जो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लोन पेयर डोनेट करेगा, जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, उसे आप क्या बोलेंगे? लेविस का बेस। तो इसमें आप नोट करेंगे, वैसा पदार्थ जो लोन पेयर, वैसा पदार्थ जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, वैसा पदार्थ जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, नहीं डोनेट करता है। जो एक्सेप्ट किया था वो क्या था? डोनेट करता है, उसे क्या बोलते हैं? लेविस का बेस बोलते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट आपको ये जानना है कि ये जो बेस होता है, जो क्षारक होता है, बेस का मतलब क्या बताए थे? बेस का मतलब भस्म कहिए या आप इसे क्या कहिए? क्षारक कहिए। ठीक है, तो ये जो क्षारक है, यह इसी में से कुछ क्षारक जो होता है वो क्षार कहलाता है। अर्थात जो क्षारक जल में घुलनशील होता है। यहाँ पे एक लाइन आप समझिए कि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है, उसे क्षार कहते हैं।
उसे क्षार कहते हैं। यहाँ पे लाइन्स, यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। सबसे पहले तो क्षार किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वैसा बेस जो जल में घुल जाता हो, डाइल्यूट हो जाता हो, उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप क्षार कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा भस्म या वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील हो उसे क्षार कहते हैं। दूसरा स्टार, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। फिर से, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। और तीसरा पॉइंट देखिएगा, सर क्या सभी क्षारक जल में घुलनशील होगा, नहीं, हो भी सकता है, नहीं, लेकिन जो क्षारक जल में घुलनशील होगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। समझिएगा, जैसे कि 10-20 क्षारक है, उसमें से 5 गो जल में घुलनशील है, तो उसका नाम क्या हो गया, क्षार। इसका मतलब है कि लेकिन जो क्षार है वो किससे बना, क्षारक से बना है। इसका मतलब सभी क्षार जो है वो क्षारक है, सभी क्षार जो है वो क्षारक है, क्योंकि क्षार जो होता है वो क्षारक से ही बनता है। सभी क्षार जो है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप प्लीज नोट करेंगे अपने कॉपी में कि सभी क्षार जो है वो क्षारक है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं है, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं भी हो सकता है। इसीलिए जो भी क्षारक जल में घुलनशील है उसे क्षार कहेंगे, ठीक है, और जो क्षारक जल में घुलनशील नहीं है उसे केवल क्षारक कहेंगे। इसीलिए जो क्षारक जल में घुलनशील है वो क्षार है। इसीलिए सभी क्षार क्षारक है और सभी क्षारक क्षार नहीं है। फिर से, सभी क्षार क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हैं। कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बेस, मतलब क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार, तो क्षार 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रबल क्षार और एक होता है दुर्बल क्षार। एक क्या होता है, प्रबल क्षार, और एक होगा दुर्बल क्षार। तो क्षार के प्रकार, अगला हेडिंग देंगे आप, क्षार के प्रकार। क्षार के प्रकार, अगला हेडिंग क्या दिया आपने, क्षार के प्रकार। क्षार 2 प्रकार का होता है, एक नंबर में प्रबल क्षार और दूसरा होता है दुर्बल क्षार। इसको समझिए, क्षार किसे कहते हैं, तो आपने बोला जो OH माइनस आयन दे। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, ये है आपका वीक बेस। चलिए, हमने कहा क्षार किसे कहते हैं, तो आपने बोला जो जल में घुलकर OH माइनस आयन दे। तो प्रबल क्षार किसे बोलेंगे, जो जल में घुलकर बहुत OH माइनस आयन दे, उसी को ना प्रबल कहेंगे। प्रबल अम्ल किसे बोले थे, जो जल में घुलकर ढेर सारा H प्लस आयन दे उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल। उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे कि वैसे पदार्थ या वैसे क्षार जो जल में घुलकर बहुत सारा OH माइनस आयन दे, बहुत सारे का मतलब वैसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से टूट जाए, वैसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से न टूटे, वैसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से टूट जाए उसे प्रबल क्षार बोलेंगे, और वैसा क्षार जो जल में पूर्ण रूप से न टूटे, आंशिक रूप से टूटे, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। ये सभी एग्जाम में आने वाला नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन, ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस, SSC, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई भी या रेलवे का एग्जाम देते हो, वो इसी से पर्सन सवाल उठाता है, वो पूछेगा आपसे इनमें से कौन प्रबल क्षार है। आप परिभाषा लिख के आएंगे, परिभाषा में तो है ही नहीं उसका जवाब। जो पूरा टूटे तो कैसे तोड़िएगा, ऐसे पकड़ के 2 टूक नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप समझिए, कुछ ट्रिक समझिए। ट्रिक ये है, आपको जब आवर्त सारणी बताएंगे तो उसमें बताएंगे ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है, ये तीसरा, ऐसे करके। तो पहला जो समूह है उसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटासियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। इसमें हो गया जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया। तो ये सब दूसरे ग्रुप का, ये कौन समूह है, पहला, और ये कौन समूह है, दूसरा। बात को आप पकड़िए, बात को पकड़िए। पहले समूह का जो क्षार बनता है वो प्रबल होता है। पहले समूह का जो क्षार बनता है वो प्रबल होता है। पहले समूह का जो क्षार रहेगा वो प्रबल होगा, और जो क्योंकि क्षार मैक्सिमम मतलब 80 to 90% क्षार आपको पहले दूसरे समूह का ही दिखेगा आपको, क्योंकि तीसरे समूह से जो है वो क्षारीय गुण बहुत कम होने लगता है। इसीलिए हम लोग जब क्षार की बात करते हैं तो वो पहले या दूसरे समूह का होता है। तो ये जो आपका पहले समूह का है उसमें क्षारीय नेचर बहुत अधिक होता है, तो इससे बनता है प्रबल क्षार और इससे बनता है दुर्बल क्षार। क्षार कैसे बनेगा, जैसे आपके पास ये सभी धातु है,
ये सभी धातु है, और इन सभी में क्या करो आप OH लगा दो। इन सभी धातु में क्या करिए, OH लगा दीजिए आवश्यकता अनुसार OH। चलिए बताइए, लिथियम में लगाइए OH तो क्या बनेगा, LiOH, लिथियम का हाइड्रोक्साइड। आप बोलेंगे H में OH लगा दो, H में OH लगा देंगे तो H2O बन जाएगा। H में अगर OH लगा दें तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। आप पूछोगे ये कौन है, सर ये अम्ल और क्षार दोनों है। जल जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछ चुका है रेलवे में कि ये जल क्या है, तो वो अम्ल और क्षार दोनों है, अम्ल भी है और क्षार भी है। आप बोलेंगे ये कैसे होता है, होता है जिस समय H को, ये जो आपका पानी है वो कभी वो प्रोटॉन दे भी सकता है और एक्सेप्ट भी कर, देखिए ना H प्लस दिया भी है, OH माइनस भी दिया है। जिस समय H प्लस इसका कार्य करने में लगेगा तो उस समय इसका अम्लीय बिहेवियर होगा, जिस समय इसका OH माइनस इंपोर्टेंसी रखेगा तो उस समय इसका बेसिक बिहेवियर होगा, क्षारीय जैसा व्यवहार करेगा। तो आपने क्या बोला, पहले समूह का जो भी क्षार बनेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब प्रबल क्षार होगा। चलिए सोडियम का तो ये बन गया NaOH, पोटासियम का तो बन गया KOH, आगे बोलिए रुबिडियम का तो RbOH। इस तरीके से तो ये सभी कैसा हो गया, ये सभी कैसा हो गया, तो ये सभी हो गया आपका कौन सा, प्रबल क्षार। ओके, इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, अगर आप इजाजत दो तो बताएं। ये दोनों जो होता है, ये दोनों भी प्रबल क्षार होता है। ये दोनों स्ट्रोंशियम और बेरियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम मतलब क्या, SrOH का होल 2 और BaOH का होल 2। यही आपसे पूछेगा, क्योंकि आप सबको ही तो पढ़ के जाएगा। दूसरे समूह का जो है वो दुर्बल क्षार होता है, ऑप्शन में यही रहेगा। ये सभी तो सब पकड़ लिए होंगे, ऑप्शन में यही देगा, इसीलिए हमको अंत में बोलना पड़ा ये बात। ठीक है, थोड़ा सा यही फॉल्ट था इसमें, तो तभी से तो हम थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिक जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें कुछ फॉल्ट होता है सर। ठीक है, तो अगर आपको आसानी से समझना हो तो कुछ मेन बात को ध्यान में आप रखिए। तो आपने क्या बोला, लिथियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम का हाइड्रोक्साइड, सीजियम का हाइड्रोक्साइड, फ्रांसियम का, और दो गो ये स्ट्रोंशियम और बेरियम, इस दोनों का हाइड्रोक्साइड जो होगा वो भी कैसा होता है, प्रबल होता है। तो बच कौन गया, बच गया जैसे मैग्नीशियम का MgOH का होल 2, जैसे CaOH का होल 2, जैसे FeOH का होल 2, ये सभी जितना है, FeOH का होल 3 भी बनता है, तो चलिए होल 3 कर देते हैं, FeOH का होल 2, क्योंकि आयरन का संयोजकता 2 और 3 दोनों होता है। तो ये सभी जो होगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो है Al क्या होगा, AlOH का होल 3, तो ये सभी जो है वो वीक एसिड है। समझ में आ रहा है, उम्मीद करेंगे कि आप समझ रहे होंगे और आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था, ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सभी क्या है, वीक, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये सभी, थोड़ा सा भावना में बह जाते हैं पढ़ाते समय आपको, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, वीक बेस है। ओके, तो ये किसके बारे में जानकारियां थी, ये थी आपका एसिड और बेस के बारे में जानकारी कंप्लीट। तो अभी तक में आपने क्या समझा कि एसिड को हम लोग स्वाद के आधार पे, जिसका स्वाद खट्टा है वो अम्ल है, जिसका स्वाद कड़वा है वो क्या है, क्षार है। लेकिन हमेशा आप मुंह में लेकर के पता नहीं करेंगे। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें मुंह में लेने के अलावा कुछ पता करेंगे। इसीलिए आज के लेक्चर को यहाँ रोकेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।